इस सीरीज में हम आपको जो कुछ भी बता रहे हैं इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। इवन अगर आपको बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी। तो अगर आप कमिटेड है कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप नए दर्शक है या नए लिसनर है तो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी वहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू करें और बारी बारी से सारे एपिसोड्स समझें और इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको चीजें जो वो अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में नहीं आएगा तो बिजनेस प्लान पूरा जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। मतलब आपको बिजनेस शुरू करना है तो दो तरह का कैपिटल आपको लगाना होगा। सबसे पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को शुरू करने के लिए जो चीजें नेसेसरी हैं आपको चाहिए ही चाहिए वो सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी और ये पैसा जो है एक बार लग गया तो लग गया और बिजनेस शुरू करने के लिए इतना पैसा आपको लगाना जरूरी है। दूसरा तरह का इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब आपने बिजनेस शुरू किया है। अब बिजनेस जब आपने शुरू किया है फौरन तो पैसा आएगा नहीं, कुछ वक्त लगेगा। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया तब से लेकर के जब तक आपका बिजनेस जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड नहीं हो जाता, मतलब बिजनेस चलने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना आपको बिजनेस खुद लाके नहीं दे रहा है, तब तक आपको कुछ पैसा लगाते रहना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल स्पेंडिंग प्लान जो है आपको बनाना पड़ेगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है और वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना लगाना है। और ये जो है बहुत अहम चीज है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जब तक समझ आता है ना कि बिजनेस जो है इसका कैश फ्लो नेगेटिव है तब तक वो बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्ट में और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल स्पेंडिंग प्लान जो है इसमें। तो अब जो है कैपिटल स्पेंडिंग प्लान आपको बनाना है कि आप कितना लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स मतलब एक साल से ज्यादा तक जिनकी जरूरत पड़ेगी वो हुआ कैपिटल आइटम्स। जैसे ऑफिस अगर आपने खोला है तो ऑफिस का फर्नीचर जो वो लेंगे, मान लीजिए लैपटॉप आपने लिया है तो वो ले लेंगे। तो ये सब जो है ये कैपिटल आइटम्स में आता है। दूसरा है एक्सपेंस आइटम जो कि एक साल से कम के लिए आप लेते हैं। जैसे आपको शुरू करना है बिजनेस तो आपको क्या करना होगा, बिजनेस जिस दिन शुरू होगा उससे पहले कुछ इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ प्रमोशन आपको करना होगा, कुछ प्रमोशन कुछ एडवर्टीजमेंट आपको करना होगा। तो ये सब कुछ जो है ये एक्सपेंस आइटम में आ जाता है। तो आपको जो बहुत ध्यान से बारी बारी से लिखना है कि कैपिटल आइटम्स है वो क्या क्या है और एक्सपेंस आइटम्स क्या क्या है। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल स्पेंडिंग प्लान कि आप कितना एक्सपेंस करने वाले हैं। तो ये हो गया कैपिटल स्पेंडिंग प्लान। इसके बाद जो है आपको अपना कैश फ्लो फोरकास्ट जो है वो बनाना है कि लगभग कितना कैश फ्लो जो आपका बिजनेस लाएगा। तो अगर गेस वर्क करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कॉलम जो है वो भरना है जिससे आपको समझ में आता रहे कि बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो लगभग कितना कैश फ्लो जो है वो आपका बिजनेस लाएगा। शुरुआत में कुछ नेगेटिव लाएगा शुरुआत के कुछ महीनों में, उसके बाद पॉजिटिव लाएगा। तो सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट देगा या कितना लॉस देगा शुरुआत के दिनों में। मान लीजिए कि आप 2 साल का फॉरकास्ट बना रहे हैं तो शुरू के कुछ महीने में ये लॉस देगा, नेगेटिव आएगा, बाद के कुछ महीनों में ये पॉजिटिव देगा। तो जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस हुआ तो लॉस, उसका फॉरकास्ट आपको बनाना है 24 महीने का। दूसरा आपको बनाना है क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट पर आप सामान बेच रहे हैं तो, लेकिन हाँ क्रेडिट जो है इस पर मैं रिकमेंड करूंगा कि सामान ना बेचें। क्रेडिट कार्ड पर बेच सकते हैं लेकिन क्रेडिट पर ना बेचें। तो क्रेडिट कार्ड पर अगर आप बेचेंगे तो क्या होगा
कि जो ट्रांजैक्शन फी जो है वो आपको लगेगी, लेकिन इसे आप जो है कैश सेल के बराबर मान सकते हैं। बस वो फी आपको माइनस कर देनी है जो कि आपको लगने वाली है। और क्रेडिट कार्ड में अभी के टाइम में 2.5% चार्ज लगता है। इन फ्यूचर जब भी आप ये देख रहे हैं आप पता कर लेंगे क्रेडिट कार्ड पे कितना लगता है चार्जेस। इसके बाद अगर आपने क्रेडिट पर सेल किया है या सेल करने वाले, तो वो आप रिकवर कैसे करेंगे, वापस कैसे लेंगे। जैसे कई बार होता है कि मोबाइल फोन लोग ईएमआई पर दे देते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि अगर जिस दिन ईएमआई देनी उस दिन नहीं दे पाए तो फोन लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके लोग जो है फोन ईएमआई पर सेल कर देते हैं। तो आपको अपना प्लान बना लेना कि आप कैसे वापस से रिकवर करेंगे अगर आपने क्रेडिट पर कुछ सेल किया है तो। इसके बाद जो चौथा कॉलम है वो है क्रेडिट परचेज। होता क्या है बिजनेस में, आपको अपना पैसा कम लगाना है और दूसरे से जो है क्रेडिट पर काम कराना सीखना है। इसे होता क्या है कि जेब से पैसा कम लगता है। अब जिसके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसकी बात अलग है। कुछ लोग हैं जिनके पास वेंचर फंड है, कुछ लोग हैं जिनके पास माइक्रो वीसी फंड है, उनसे उनको फंडिंग मिली हुई बहुत सारी, उनकी बात अलग है। लेकिन हमारी और आपकी बात जो है ये बहुत अलग है। उनके पास क्या है, मनी पावर है। हमारे पास उतना मनी पावर नहीं, हमें अपनी जेब से लगाना पड़ता है। तो हमें 2 बार सोचना पड़ता है कि अपनी जेब से बिना लगाए कैसे कर सकते हैं। तो जब कुछ समय तक आप किसी वेंडर के साथ या किसी सप्लायर के साथ काम करेंगे, रीपेमेंट आपका ठीक ठाक होगा, तो वो क्रेडिट देने को तैयार हो जाता है। तो क्रेडिट परचेज जो ये आप कर सकते हैं जब आपका पूरा मैकेनिज्म जो ये सेटअप हो गया, आपको पता है कि इतने दिनों में सामान बिकेगा, इतने दिनों में मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो आप ये तय कर लें कितने दिनों में इसको हम वापस दे सकते हैं। तो 30 दिन का, 60 दिन का या 90 दिन का क्रेडिट जो आपको मिल सकता है। तो अब क्या करेंगे, आप क्रेडिट पर सामान ले लेंगे और आप जो है मान लीजिए रीसेल कर रहे हैं तो रीसेल कर लेंगे, या मैन्युफैक्चर करके रीसेल कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करके रीसेल कर लेंगे। इसके बाद जो अर्निंग होगी उसी से वापस आप उसे चुका देंगे। और उनके साथ भी है, उनको भी तो ज्यादा सेल करना है, तो आप ग्रो करेंगे तभी तो वो आपको सेल करेंगे। या आप रीपेमेंट बहुत अच्छा आपका है तो वो आपको आराम से दे देंगे। 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन के बाद उनको पैसा वापस मिल जाएगा उनका। तो आप भी फायदे में, वो भी फायदे में। तो ये भी आपको तय कर लेना है कि क्रेडिट पर आप कितना परचेज करने वाले हैं। इसके बाद है कि आप जो है रीपेमेंट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने जो है क्रेडिट पर परचेज किया और रीसेल कर दिया, अब जो है पैसा आपके पास आ गया, उस पैसे से आप वापस दे देंगे। तो कितने दिनों में लगभग आप उसको वापस कर देंगे, 60 दिनों में या 90 दिनों में या 30 दिनों में, ये आपको पहले से तय कर लेना है। और कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा ये आपको तय कर लेना है। मतलब क्रेडिट परचेज भी और क्रेडिट रीपेमेंट भी आपको तय कर लेना है। विथ होल्डिंग टैक्सेस मतलब आपको देख लेना है एज पर लॉ, अगर आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है डायरेक्ट, तो आप वो भी लिख लेंगे कि लगभग कितना टैक्स जो वो आपको गवर्नमेंट को देना है एम्प्लॉइज के बिहाफ पे। अगर आप मंथली दे रहे हैं तो, और अगर ऐसा है कि क्वार्टरली दे रहे हैं या फिर हाफ ईयरली दे रहे हैं या एनुअली दे रहे हैं, तो वो भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसे हम कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स पेमेंट। इससे पहले वाला हो गया विथहोल्डिंग टैक्स और ये हो गया विथहोल्डिंग टैक्स पेमेंट। दोनों में ये अंतर है। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है, तो आप पहले से तय कर ले कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। इसके अलावा इंप्लॉइज को आपको पीएफ देना है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको लगभग कितना देना है। पीएफ हो सकता है कि बहुत कम इंप्लॉइज हैं आपके पास इस वक्त, तो अभी नहीं देना है, जब ज्यादा इंप्लॉइज होंगे तब देना होगा। इंश्योरेंस वगैरह कुछ जो है इंप्लॉइज को देना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मैंडेटरी होता है, तो वो आप पता कर लेंगे कोई मैंडेटरी है क्या कि कोई इंश्योरेंस देना, तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। पीएफ देना मैंडेटरी है क्या, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और मैंडेटरी है तो कब से है ये आप कैलकुलेट कर लेंगे और अपने प्लान में
लिख लेंगे। इसके बाद है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब मान लिया कोई मशीनरी आपने ली, उसकी लाइफ मानी जाती है कि 10 साल की है, उसमें रियरिंग या टीयरिंग हो रहा है, भले ही उसकी एफिशिएंसी उतनी ही है, लेकिन माना जाता है कि इसकी लाइफ से ये कम हो रही है तो डिप्रिसिएट हो रहा है। तो ये डिप्रिसिएशन जो ये आपके लिए फेवरेबल है। कुछ भी आपने लिया है जो कि डिप्रिसिएट हो रहा है तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे ईयर ऑन ईयर इसका डिप्रिसिएशन क्या है, वो भी आप अपने प्लान में मेंशन कर लेंगे। इसके बाद है प्रिंसिपल पेमेंट। अब आपने कहीं से मान लीजिए पैसा उठाया है, आप उसका प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं, तो कितना प्रिंसिपल आप रीपे कर रहे हैं ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। किसी बैंक या एनबीएफसी से आपने लोन लिया हुआ है तो क्या होता है, पहले बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, प्रिंसिपल कम लेता है, और धीरे 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 इंटरेस्ट का हिस्सा कम करता है और प्रिंसिपल का हिस्सा बढ़ाता है। तो आप जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रिंसिपल आप कितना वापस पे कर रहे हैं। और इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो प्रिंसिपल जो वो माइनस कर दिए ईएमआई में, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल आप जो है मेंशन कर लेंगे अपने प्लान में कि आप कितना रीपे कर रहे हैं। इसके बाद है एक्स्ट्रा परचेज। मान लीजिए कोई सीजन है, फेस्टिव सीजन है या कोई भी ऐसा सीजन है जिसमें सेल बढ़ जाती है आपकी, तो उस एक्स्ट्रा परचेज के लिए आपको कुछ पैसा जो है वो चाहिए, तो ये भी आप अपने प्लान में मेंशन कर लेंगे कि यार कोई सीजन है, कोई बहुत अच्छा सीजन है जिसमें सेल बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो उस समय विशेष में आपको एक्स्ट्रा परचेज जो है वो करना होता है, तो वो आप इसमें मेंशन कर लेंगे। साथ ही साथ उस वक्त में सेल बढ़ती है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कुछ दिनों के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा लेबर रखना होता है, वो भी आप इसमें मेंशन कर लेंगे कि लगभग कितना लग सकता है, किस महीने से किस महीने के बीच में लग सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद अब कोई कैश आइटम है जो कि आपके पूरे प्लान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उसकी जरूरत जो है वो आपको पड़ने वाली है या पड़ रही है, तो वो जो है आप इसमें मेंशन कर लेंगे कि कितना अमाउंट जो आपको इस चीज के लिए लग रहा है। इसके बाद मंथली नेट कैश। मंथली नेट कैश मतलब हर महीने जो है कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ये अगले 24 महीने तक का आप कैलकुलेट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब बिजनेस तो अभी शुरू हुआ नहीं, लेकिन एज पर योर प्लान कितना होना चाहिए ये आप मेंशन कर लेंगे, तो ये बहुत सुविधाजनक आपके लिए होगा। तो दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ, शुरुआत के कुछ महीने ये नेगेटिव रहेगा, इसके बाद कुछ महीने पॉजिटिव रहेगा, तो जो भी रहेगा आपको अच्छे से अपने प्लान में एज पर योर प्लान मेंशन कर लेना कि कितना होना चाहिए। इसके बाद क्यूमुलेटिव नेट कैश मतलब जब बिजनेस आप शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों में ये कैश नेगेटिव रहता है, तो ये जितना भी नेगेटिव कैश है इन सबको आप जोड़ लीजिए। कैश फ्लो नेगेटिव में जितने दिन रहता है उसे आप जोड़ लीजिए, तो मैक्सिमम नेगेटिव कितना हो सकता है इसका कैलकुलेशन जो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए, दोबारा से एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि रह गया, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो है जल्दबाजी में आपने मेंशन कर दिया, तो 2 बार 3 बार आप इसे पूरा रिपीट कर लेंगे। सब कुछ ठीक तो है, मतलब प्लस माइनस 5% 10% हो सकता है किसी भी अमाउंट में, लेकिन ऐसा ना हो कि 200% 300% हो जाए, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो, 5% 10% का वेरिएशन चलेगा, उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चेक कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक तो है एज पर योर प्लान, कोई गड़बड़ तो नहीं है अभी तक में, तो कैपिटल स्पेंडिंग प्लान जो है आप इस तरह से चेक कर लेंगे। तो अब जो है आपके बिजनेस के लिए आपको कितनी फंडिंग चाहिए, पहला जो कैपिटल स्पेंडिंग प्लान है आपका वो कितना कैपिटल स्पेंड करने के लिए आप तैयार है। इसके बाद क्यूमुलेटिव नेट कैश, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग कितना कैपिटल आपको चाहिए, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। इसके बाद जब बिजनेस आपका पॉजिटिव कैश फ्लो देने लगेगा
जितने पैसे की जरूरत आपके बिजनेस को है उतना खुद ही वो जनरेट करने लगेगा। तो आपका बिजनेस जो है ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके बाद बाहर से पैसा लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये था कैपिटल स्पेंडिंग प्लान। तो अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे।